सभी व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी की वीकली वोकैबुलरी क्लास में। इस क्लास में मैं आपके साथ पिछले वीक के उन चुनिंदा वर्ड्स को डिस्कस करूंगा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आज की क्लास है रिवीजन की क्लास। वर्ड्स के साथ में थोड़ी पिक्चर्स भी रखता हूं मैं, ताकि आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझ पाओ, साथ में रिलेट भी कर पाओ माइंड के अंदर। तो रिवीजन की क्लास है, 10 वर्ड्स हैं। ज़रूर से मुझे बताना कितने वर्ड्स आपने ऑलरेडी इनमें से याद किए हुए थे। आज की शायद 13 नंबर या 14 नंबर की क्लास है। आप पिछली 13 क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हो वोकैबुलरी की चैनल के ऊपर जाकर के। प्लेलिस्ट रखी है हाउ टू लर्न न्यू वर्ड्स। ऐसे ट्रिक के साथ आपको हर क्लास के अंदर मैंने वर्ड्स को सीखना जो है याद करना सिखाया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फटाफट आज की क्लास को। पहला अपना वर्ड है बॉडी कॉर्पोरेट। बहुत सिंपल वर्ड है। इसको लेने के पीछे जो रीज़न है ना, वो अभी आप मेरे साथ आगे देखेंगे। देखो, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कॉर्पोरेट हो। कहने का मतलब क्या? एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को, किसी भी ऐसी फर्म को जो पैसे के लिए काम करती है, उसे कह सकते हैं अपने बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, दूसरा इसका एक और मीनिंग होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपने ज़्यादा नहीं पढ़ी होगी इकॉनमी, आपने इतना तो पढ़ा होगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, है ना, ये सब तो पढ़ा होगा। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, चेयरमैन होता है और जो मेंबर्स होते हैं, उनको भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? या तो कोई कंपनी या उस कंपनी के जो मालिक, दोनों की जो है ग्रुप को, या तो कंपनी को या मालिकों के ग्रुप को, दोनों में से किसी को भी आप बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकते हैं। अब देखो, इस एडजेक्टिव को लेने का रीज़न क्या था? इस जो है वर्ड को, सिंपल वर्ड है, रीज़न ये है इसको लेने का मेरे भाई, इसमें बॉडी जो है ना, बॉडी नाउन, उसके बाद में आता है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट एक एडजेक्टिव। ये ऐसा एक नाउन है बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल नाउन है, क्योंकि इसका जो एडजेक्टिव है इसके बाद लगा रहता है। अब मैं सारे आपको ना वो नाउन्स बताता हूँ जो अपने बाद है ना हमेशा एडजेक्टिव को लेते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ जो है ना वर्ड्स हैं, आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेंगे। इसी तरह से नाउन के बाद में एडजेक्टिव लगा होगा, ध्यान से देखना। टाइटल्स जैसे प्रोफेसर एमेरिटस, ये एमेरिटस वर्ड को देखना। अब इसका मतलब क्या होता है? रिटायर्ड हूँ पर फिर भी अभी भी अपने ओहदे को अपने साथ मेंटेन करता हूँ। जैसे प्रोफेसर एमेरिटस कौन है? ऐसा प्रोफेसर जो सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया, पर अभी भी प्रोफेसर कहलाता है ना, सभी उसको प्रोफेसर साहब बोलते हैं। तो उसकी एक्चुअल में उपाधि जो है ना, डेजिग्नेशन है, वो प्रोफेसर एमेरिटस की। वैसे अटॉर्नी जनरल के अंदर जनरल एडजेक्टिव है, अटॉर्नी के बाद आता है। तो जनरल अटॉर्नी नहीं होता। आपने जनरल मैनेजर सुना होगा, पर जनरल अटॉर्नी नहीं सुना होगा। अटॉर्नी जनरल ही होता है, डायरेक्टर जनरल ही होता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट ही होता है और पीएम डेसिग्नेट ही होता है। अब ये दोनों कौन है? ऐसा आदमी जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गया है, अभी उसको सिर्फ है ना अपनी शपथ लेना बाकी है। समझ गए ना? जैसे 2 या 3 दिन में प्रेसिडेंट बन जाएगा, इलेक्शन में वो जीत गया है, प्रेसिडेंट बन जाएगा, उस आदमी को बोलते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट। वैसे पीएम डेजिग्नेट कौन होता है? भाई यही पीएम बनेगा, सरकार इसी की बनेगी, पर बनेगी, अभी 2-3 दिन लगेंगे, तो उस वक्त के लिए उस आदमी को बोलेंगे पीएम डेजिग्नेट। याद रखें इन वर्ड्स को। टाइटल्स से खास टाइटल्स हैं, हमेशा इसी तरह से यूज़ किए जाते हैं। जैसे बॉडी कॉर्पोरेट है ना, ये कॉर्पोरेट बॉडी के नाम से कहीं आएगा ना, तो वो गलत हो जाएगा आपके लिए। आपको कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट में उसको देना है बदल। अब इसी के साथ में कुछ और मिसलेनियस वर्ड्स हैं जो इसी तरह से चलते हैं। जैसे बॉडी कॉर्पोरेट आपने देखा, बॉडी पॉलिटिक। अब ये क्या होता है? पॉलिटी मतलब पीपल, पॉलिटी मतलब जो राजनीति में हिस्सा ले, है ना। बॉडी पॉलिटिक मतलब किसी शहर के सब लोग, किसी देश के सब नागरिक। बॉडी पॉलिटिक मतलब है सिटीजन्स का ग्रुप, है ना। तो पॉलिटिक बॉडी नहीं, बॉडी पॉलिटिक। बैटल रॉयल, ऐसी बैटल जो शाही हो, रॉयल हो। तो रॉयल बैटल नहीं होगी वो, उसको बोलेंगे बैटल रॉयल। जो पबजी खेलते हैं वो बता देंगे बैटल रॉयल क्या होता है ना। टाइम इमेमोरियल। इमेमोरियल मतलब जिस चीज़ को याद ना रखा जाए, टाइम मतलब वक्त। तो टाइम मेमोरियल मतलब बहुत पुराने वक्त से, जब से हमें चीज़ें याद भी नहीं है ना, टाइम मेमोरियल। तो वहाँ पे इमेमोरियल एडजेक्टिव है और टाइम के बाद आता है। कभी भी ऐसा नहीं लिखोगे इमेमोरियल टाइम। वैसे एयर एपरेंट, एयर होता है वारिस, एपरेंट मतलब जो साफ है। एयर एपरेंट वो आदमी है जिसके नाम वसीयत हो गई है, पर अभी उसके नाम हुई है, उसको मिली नहीं है ना, तो वो एयर एपरेंट है। बनेगा वही एयर आगे जाकर के, सबको मालूम है, पर एयर एपरेंट है आज की डेट के अंदर। आई थिंक आपको समझ गए होंगे। अब मैं इस वर्ड को आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, जैसा कि आपको बहुत बार है ना न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिलेगा और एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। जैसे द टाटा सन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट हैज़ बीन चेयर्ड बाय मिस्टर रतन टाटा फॉर सेवरल ईयर्स। टाटा सन्स जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट भी है, नाउन इन अपोजिशन। टाटा सन्स के बारे में कुछ बता रहा है, कह रहा है टाटा सन्स जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट भी है, चेयर किए गई है उसको, उसके चेयरमैन रहे हैं मिस्टर रतन टाटा बहुत सालों तक। तो यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट आ गया ना, कॉर्पोरेट बॉडी नहीं आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट आएगा। अब अगले सेंटेंस में देखो, रतन टाटा द चेयरमैन एपरेटस ऑफ टाटा सन्स हैज़ इन्वेस्टेड इन स्टार्टअप ऑफ अ टीनेज बॉय। ये मैं कल देख रहा था न्यूज़पेपर, एक छोटे से बच्चे के स्टार्टअप में, मेडिकल का कुछ स्टार्टअप है, 18 साल का बच्चा है,
उसमें रतन टाटा ने बहुत सारे पैसे लगाए हैं और बताया भी नहीं कितने लगाए हैं, मतलब आउट ऑफ लव उसने कंपैशन जो उस बच्चे को पैसे दिए। तो वहाँ पे सेंटेंस को मैंने देखा, रतन टाटा चेयरमैन एमेरिटस। अब देखो क्या मतलब है इसका, जो कि टाटा सन्स के ऐसे चेयरमैन हैं जो आज की डेट में नहीं है, मतलब हुआ करते थे। तो चेयरमैन एमेरिटस का मतलब क्या है, आज की डेट में चेयरमैन नहीं है, बस इनके पास उपाधि है चेयरमैन एमेरिटस की। समझ गए ना, दोनों वर्ड्स को मैंने यूज़ करके दिखा दिया है। आई थिंक इस लिस्ट को आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स भी रखे हैं कमेंट सेक्शन में, इस लिस्ट को याद रखना, इसी में से ज़्यादातर एरर निकलेंगी। बड़े अगले वर्ड की तरफ चलो। अपना अगला वर्ड है आज का रडरलेस। क्या होता है रडरलेस? देखो रडर होता है जहाज़ की पूंछ। अगर आपने प्लेन देखो ना, उसकी पूंछ बनाते हैं ना अपने, तो अगर आप पेपर पे प्लेन को भी ड्रॉ करोगे तो उसकी पूंछ बनाओगे। या किसी नाव होती है ना, नाव, तो नाव का जो ऊपर लगा होता है ना झंडा सा, उसका मास्ट बोलते हैं उसको, वो झंडे की जो नोक होती है उसको कहते हैं टेल। मतलब टेल का मतलब ये है जहाज़ की वो वाला हिस्सा जहाज़ का जो जहाज़ को इधर उधर जाने में हेल्प करता है ना। नाव का झंडा नाव को घुमाने में हेल्प करता है, जहाज़ की पूंछ जहाज़ को घुमाने में हेल्प करती है। अब देखो रडरलेस का मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा जहाज़ हो, कोई ऐसी बोट हो जिसमें रडर ना हो, मतलब वो बोट या जहाज़ जिस तरफ आप मोड़ना चाहो नहीं मुड़ेगा, वो ऐसा बोट या ऐसा जहाज़ है जो एम या पर्पस लेस है। समझ गए ना, रडरलेस का मतलब ये होता है, इस पिक्चर को आप देख रहे हो, सब लोग अंधे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इन सब लोगों को बोलेंगे अपने रडरलेस। कोई एम नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, ऐसा जहाज़ है जिसकी कोई पूंछ नहीं है, सीधा उड़ेगा उल्टा जाएगा किसी को नहीं पता, इसको बोलते हैं रडरलेस। एडजेक्टिव है। अब मैं इसको आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये मैंने स्टेटमेंट ये मैंने स्टेटमेंट आपको ड्यूरिंग द एडिटोरियल बताई थी, फिर से बता रहा हूँ, बिहार के लिए लिखी गई थी स्टेटमेंट। द स्टेट वॉज रडरलेस फॉर ऑलमोस्ट 5 years अंडर एन इलिटरेट सीएम। जब राबड़ी देवी का राज था ना, उस वक्त की न्यूज़पेपर्स की एक हेडलाइन थी, मतलब एक जो है न्यूज़ थी, मेरे को अभी भी याद है, कि स्टेट रडरलेस थी 5 साल के लिए एक अनपढ़ जाहिल सीएम के नीचे। समझ गए ना। अब रडरलेस क्यों थी, सीएम अनपढ़ था तो स्टेट का कोई पर्पस नहीं था, कोई एम नहीं था। अब देखो और इसके और सेंटेंसेस इसके ऊपर बनाते हैं अपने। विदाउट हिज वाइफ ही फेल्ट लॉस्ट एंड रडरलेस। अपनी वाइफ के बिना उसने फील किया लॉस्ट, खोया पाया, और अपने आप को रडरलेस बिना एम के। समझ गए ना, अपनी वाइफ के बिना उसको लगता था कि मैं खो गया हूँ और बिल्कुल दिशाहीन हूँ, बिल्कुल ही पर्पसलेस हूँ। सम हिस्टोरियंस थिंक दैट व्हेन मिस्टर एम के गांधी डाइड इंडिया वॉज लेफ्ट रडरलेस। कुछ इतिहासवादी हिस्टोरियंस क्या फील करते हैं, वो ये थिंक करते हैं कि जब गांधी जी डाइड हुए ना, जब गांधी जी की हत्या हुई, जब मर गए गांधी जी, उसके बाद इंडिया दिशाहीन हो गया, रडरलेस हो गया। बस इसी तरीके से वर्ड आएगा, जहाँ भी आप देखोगे मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। रडर वर्ड को याद कर लें, रडरलेस आपको हमेशा याद रहेगा। बड़े अगले वर्ड की तरफ चलो। एलियनेट। देखिए वर्ड बहुत सिंपल है, पर अगर आप नहीं समझोगे ना जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको याद करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इससे एक और वर्ड बनता है, वो भी उसी ट्रिक से बनेगा। एलियनेट में क्या आ रहा है, आप एलियन वर्ड को अगर आप पकड़ लेना, इस वर्ड को आपको याद आ जाएगा। एलियन होता है ऐसा इंसान जो आपके लिए स्ट्रेंजर हो, जो आपके लिए विदेशी हो, जिसको आप ना जानते हो ना, उसको कहते हैं एलियन, है ना। जैसे कोई दूसरे ग्रह से आ जाए वो भी एलियन है, या कोई अमेरिका से यहाँ आ जाए वो भी एलियन है आपके लिए। एलियन का मतलब क्या होता है, आपके अपनों में से जो ना हो वो होता है एलियन। तो एलियनेट करने का मतलब क्या होता है, किसी को जो कि आपका अपना है उसको स्ट्रेंजर आप बना दें, उसको आप बना दें अपने आप से अलग, उसको आप क्या बना दें, उसको कर दें आप नाराज। एलियनेट का ये मतलब होता है टू मेक समबडी एन एलियन और स्ट्रेंजर। अब देखो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये वर्ड बना भी ऐसा ही है। किसी इंसान को जो आपका अपना है उसको नाराज कर दें, आपसे स्ट्रेंजर जैसा बिहेव करने लगे वो, या आप उससे करने लगे, तो आपने उस इंसान को कर दिया एलियनेट। समझ गए। अब देखो इसका सिनोनिम क्या है, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का देखो इसमें भी क्या आ रहा है, स्ट्रेंज। किसी जाने पहचाने आदमी को स्ट्रेंज बना देना, अचानक से किसी से नाता तोड़ लेना, एलियनेट कर लेना, स्ट्रेंज कर लेना। देखो दोनों वर्ड्स के अंदर एक ही ट्रिक है, एक में एलियन फंसा हुआ है, दूसरे में स्ट्रेंज फंसा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम भी है, ठीक है ना। अब ये वर्ब होती है, किसी को एलियनेट करना मतलब एक काम होता है। अब मैं आपको यूज़ भी करके दिखाता हूँ। द लेटेस्ट टैक्स प्रपोजल विल एलियनेट मैनी वोटर्स। जो अभी टैक्स प्रपोजल आया है ना, वो नाराज़ कर देगा बहुत सारे वोटर्स को। तो बहुत सारे वोटर्स जो भी सरकार को सपोर्ट करते हैं ना, इस टैक्स प्रपोजल के बाद सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, सरकार से नाराज़ हो जाएंगे, एलियनेट हो जाएंगे। अगला देखो, नथिंग कैन एलियनेट द ब्रदर्स फ्रॉम ईच अदर। कोई भी चीज़ एलियनेट नहीं कर सकती इन ब्रदर्स को, यहाँ इस लगा देता हूँ, इन भाइयों को एक दूसरे से, है ना। कोई भी चीज़ एक दूसरे से इन दोनों को लड़वा नहीं सकती, हमेशा ये जो है साथ में रहेंगे, एलियनेट नहीं होंगे। सेंटेंस में देखने वाली एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। ईच अदर लगता है दो चीज़ों के बीच, वन अनदर लगता है दो से ज़्यादा लोगों के बीच। अगर दो आदमी लड़ रहे हैं ना, दो आदमी पीट रहे हैं एक दूसरे को, तो आप बोलेंगे दे वर बीटिंग ईच अदर,
अगर 2 से ज़्यादा बीट रहे हैं एक दूसरे को, 5, 6, 10, 12, 15, तो आप बोलेंगे दे वर बीटिंग वन अनदर। तो ईच अदर जो लगा है इसका मतलब यही है, यहाँ पे 2 भाई हैं, है ना। छोटी छोटी ट्रिक्स है, साथ में अपने करते चलेंगे इनको। चलो बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। अपना चौथा वर्ड है आज का एक्सपैट्रिएट। बहुत शानदार वर्ड है। इसमें ऐसा आपको दिमाग में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा मैं आपको, आपने अगर नहीं सुनी हुई ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा अभी। अब देखो, एक्सपैट्रिएट वर्ड को पहले अपने उसका मतलब समझना है ट्रिक के साथ। मतलब क्या है, इसमें लगा हुआ पैट्रिएट, आगे लगा हुआ एक्स। ट्रिक ये नहीं है, ट्रिक तो आगे आएगी, है ना। इससे जो सिनोनिम बनते हैं ना उसके अंदर एक ट्रिक है, पहले इसको समझ लो वर्ड को। एक्स लगा हुआ है पैट्रिएट के आगे। पैट्रिएट का मतलब होता है देशभक्त। एक्स मतलब एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, एक्स प्रेसिडेंट, मतलब पहले वाले। अब ये कौन लोग हैं एक्सपैट्रिएट? जो पहले वाले देशभक्त हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि ये देशभक्त नहीं है, कहने का मतलब ये है अब ये देश में नहीं रहते। एक्सपैट्रिएट वो इंसान होता है जो किसी देश को छोड़ करके दूसरे देश में चला जाता है और वहाँ जाके सेटल हो जाता है, वहाँ का वीज़ा ना लेकर के बल्कि वहाँ की सिटीजनशिप लेकर के। तो एक्सपैट्रिएट हर वो इंसान है जो इंडिया से जा कर के अमेरिका में बस गया है। समझ गए? इसमें बसना एक ज़रूरी कंडीशन है। अगर आप बस नहीं रहे हो ना वहाँ जाकर के, सिर्फ जाकर के आ रहे हो, तो आप एक्सपैट्रिएट नहीं हो। तो एक्सपैट्रिएट के लिए आपके पास दूसरे कंट्री का वीज़ा या पासपोर्ट या आपके पास वहाँ का जो है ना सिटीजनशिप होना चाहिए। एक्सपैट्रिएट एक वर्ब भी होती है, यही फॉर्म होती है उसकी। उसका मतलब होता है देश से बाहर चले जाना। तो एक आदमी जो एक्सपैट्रिएट है वो आदमी है जो देश से बाहर चला गया। और किसी को मैं एक्सपैट्रिएट कर रहा हूँ या कोई आदमी एक्सपैट्रिएट हो रहा है तो वो काम कर रहा है देश से बाहर जाने का। नाउन और वर्ब फॉर्म एक ही है। अब आ जाओ इसके सिनोनिम में। बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा मैं आपको। 3 सिनोनिम है इसके, माइग्रेंट, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। सबसे पहले एक वीडियो को यहीं पॉज करके आपकी समझ क्या कहती है इन तीनों में क्या फ़र्क है। फॉर्मूला के साथ बताऊंगा क्या फ़र्क है। बहुत अलग वर्ड्स हैं तीनों के तीनों एक जैसे ही हैं वैसे। आप पहले खुद ट्राई करो, फिर इस वीडियो को देखना ताकि आपको पता लगे। तो आपने अपने दिमाग में जोर डालिया ना, अब मैं बताऊंगा तो आपको याद रहेगा हमेशा। माइग्रेंट का मतलब क्या होता है? एमिग्रेंट और इमिग्रेंट दोनों आगे माइग्रेंट में। माइग्रेंट वो इंसान है चाहे टेम्परेरी जाए चाहे परमानेंटली जाए, चाहे किसी भी देश से कोई भी इंसान दूसरे देश में जाए वो माइग्रेंट कहलाएगा। समझ गए मेरी बात को? एक्सपैट्रिएट भी माइग्रेंट है, और जो एक वर्कर है 10-15 दिन के लिए राजस्थान से गुजरात में गया काम करने, वो भी माइग्रेंट है। माइग्रेंट कोई जानवर भी हो सकता है, जैसे साइबेरिया से यहाँ पे आते हैं कुछ पंछी, जो सारस आता है ना, पक्षी आता है ना सारस, तो साइबेरियन सारस जो है वो एक माइग्रेंट पक्षी है। समझ गए? तो माइग्रेंट है इंसान और जानवर कोई भी हो सकते हैं, चाहे टेम्परेरी जाए चाहे जो है परमानेंटली जाए। अब देखो ये एमिग्रेंट और इमिग्रेंट कौन होते हैं? ये दोनों एक ही आदमी है। मान लो एग्जाम्पल के लिए ये इंडिया, ये वाला पोर्शन देख लो, इधर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है अफ्रीका। एक आदमी इंडिया से अफ्रीका में गया, तो ये आदमी है ना, यही एमिग्रेंट है, यही इमिग्रेंट है। अब देखो किन के लिए एमिग्रेंट है? इंडिया वालों के लिए ये एमिग्रेंट और अफ्रीका वालों के लिए इमिग्रेंट। समझ गए मेरी बात को? इंडिया से गया है तो इंडिया वालों के लिए हम बोलेंगे इसको ये इमिग्रेंट है, अफ्रीका में गया है अफ्रीका वाले बोलेंगे इसको इमिग्रेंट है। आदमी एक ही है, 2 पर्सपेक्टिव है इसके, 2 नाम है। समझ गए? तो ये आदमी माइग्रेंट भी हो सकता है, क्योंकि माइग्रेंट तो हर वो चीज़ है जो मूव करे एक देश से दूसरे देश के अंदर। पर एमिग्रेंट और इमिग्रेंट वही आदमी है जो परमानेंटली पॉलिटिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करे। समझ गए ना? कंट्रीज़ को क्रॉस करे, स्टेट्स को नहीं, कंट्रीज़ को। और साथ ही साथ इंसान होना चाहिए, कोई पक्षी एमिग्रेंट नहीं हो सकता, इमिग्रेंट नहीं हो सकता। समझ गए मेरे हिसाब से? आई थिंक अभी अपने देख लेते हैं इसके साथ कुछ सेंटेंसेस भी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट में आपको कन्फ्यूजन होगा। इमिग्रेंट में शुरू में आप इन है ना, इन, इसको आप करें इमेजिन। एमिग्रेंट में शुरू में करें एक्स को इमेजिन। एमिग्रेंट होगा जो आपके यहाँ से एक्स हो गया, इमिग्रेंट होगा जिसके यहाँ पे ये इम हो रहा है, इन हो रहा है। समझ लो ना? इमिग्रेंट मतलब जहाँ पे जा रहा है उन लोगों के लिए इमिग्रेंट। इफ़ यू एमिग्रेट फ्रॉम योर कंट्री यू इमिग्रेट समवेयर एल्स। अगर तुम अपने देश से इमिग्रेट करते हो तो कहीं जाकर के तुम इमिग्रेट करोगे। अब इन वर्ड्स को मैं सबको यूज़ करूँगा। मैनी एक्सपैट्रिएट्स लिव इन द सेलेक्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारे एक्सपैट्रिएट्स रहते हैं कुछ खास हिस्सों में हमारे देश के। बहुत सारे एक्सपैट्रिएट्स जो हैं बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। अब एक्सपैट्रिएट्स का मतलब क्या है? बाहर से आकर के बसे हुए लोग हमारे देश में एक्सपैट्रिएट्स हो गए। अब देखो माइग्रेट, एमिग्रेट और इमिग्रेट को यूज़ करेंगे। मान लो मेरे पेरेंट्स इंडिया से कनाडा में गए 2004 में। इस बात को मैं तीनों वर्ड्स को अलग अलग तरह से यूज़ करके बताऊंगा। माई पेरेंट्स माइग्रेटेड टू कनाडा इन 2004। माइग्रेट का मतलब क्या है? चले गए, तो माइग्रेटेड टू कनाडा। अब देखो एमिग्रेट, माई पेरेंट्स एमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू कनाडा इन 2004। समझ गए ना? एमिग्रेट मतलब जहाँ से निकले हैं वो बताना होता है आपको। तो ये फ्रॉम इंडिया ना, फ्रॉम इंडिया ये सबसे ज़रूरी है अगर आपने एमिग्रेट लिखा है तो। समझ गए ना? तो मेरे पिताजी चले गए, माता पिता
इंडिया से कनाडा में 2004 में। अब देखो इमिग्रेट, माय पेरेंट्स इमिग्रेटेड टू कनाडा इन 2004। अब यहाँ पे फ्रॉम नहीं बताना, इमिग्रेट तो उसके लिए हो जिस कंट्री में आप जा रहे हो, तो यहाँ पे टू कनाडा लिखना जरूरी है। माय पेरेंट्स इमिग्रेटेड टू कनाडा इन 2004। अब ये पेरेंट्स ही है मेरे, माइग्रेंट भी है, एमिग्रेंट भी है और इमिग्रेंट भी है, जैसे आप देखना चाहो इनको जिस नज़रिए से देखो। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार आपको कंफ्यूज करेगा आपको इस चीज़ को। अगर आप एक बार ट्रिक बिठा लेना अपने दिमाग में इमिग्रेंट और एमिग्रेंट की, तो आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, ओवर राइड। इस वर्ड को याद करने की ट्रिक क्या है, इसको तोड़ दो, ओवर प्लस में राइड में। ओवर मतलब ऊपर से, राइड मतलब सवारी करना। आपके रास्ते के अंदर कोई चीज़ आए और आप उसके ऊपर से निकल जाओ, मैं आपके रास्ते में कोई आपके लिए हर्डल रखूँ, रुकावट रखूँ, आप उसके ऊपर से अपना घोड़ा निकाल दो, समझ गए ना, ओवर राइड कर जाओ। तो क्या मतलब होता है ओवर राइड का, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, नज़रअंदाज कर देना, डोमिनेट कर देना, हावी हो जाना किसी चीज़ के ऊपर, या किसी चीज़ को सुपरसीड कर देना, कैंसिल कर देना। मतलब पुरानी वाली चीज़ के ऊपर नई चीज़ पड़ गई, पुरानी वाली चीज़ कैंसिल हो गई, तो नई वाली चीज़ ने पुरानी वाली चीज़ को सुपरसीड या ओवरराइड कर दिया, समझ गए ना। ओवरराइड का मतलब क्या है, पहले से कोई चीज़ है उसको कर देना रिजेक्ट, और एक नई चीज़ का आकर के उसको ओवरराइड कर जाना, उसके ऊपर बैठ जाना। इसके सिनोनिम इसीलिए हैं सुपरसीड, ओवर रूल एंड नलीफाई। ये ओवर रूल कोड की जो ना लैंग्वेज में बहुत यूज़ होता है, ओवर राइड इसका सिनोनिम है। जब कोड एक डिसीजन दे करके कुछ टाइम के बाद उसी डिसीजन के ऊपर दूसरा डिसीजन देती है ना, तो वो कर देती है ओवर रूल। पहले वाले रूल के ऊपर एक और रूल आ गया है, पहले वाले को भूल जाओ, अब नए वाले को याद रखो, उसको कहते हैं नलीफाई करना। पहले वाले रूल को हमने नल बना दिया है, अब नया वाला रूल चलेगा, है ना। तो अब इस तरह से ओवरराइड को आप याद रखें। इस ओवरराइड वर्ड को मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ और अच्छी क्लैरिटी आपको आएगी। पेरेंट्स कंसर्न फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर ऑफन ओवरराइड्स ऑल देयर अदर कंसर्न्स। कह रहे पेरेंट की जो चिंता होती है ना, माता पिता की जो चिंता होती है, कंसर्न होता है अपने बच्चों के फ्यूचर का, कह रहे अक्सर वो ओवर राइड करता है, अक्सर वो हावी रहता है, अक्सर वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट होता है उनकी दूसरी चिंताओं के मुकाबले। तो सारी चिंताएं दूसरी एक तरफ और बच्चों का फ्यूचर एक तरफ, समझ गए ना। ओवर राइड करती है ये चिंता, दूसरी चिंताओं के ऊपर से निकल जाती है, उनको नज़रअंदाज कर देती है। दे ओवर रोड माई प्रोटेस्ट एंड कंटिन्यूड विद द सिस्टम। उन्होंने ओवर राइड कर दिया मेरे प्रोटेस्ट को कर दिया नज़रअंदाज और मीटिंग को जारी रखा। मैंने कुछ प्रोटेस्ट किया होगा, कोई ऑब्जेक्शन उठाई होगी, उन्होंने बोला यार ये तो ऐसे ही बोलता है, अपनी मीटिंग को जारी रखो, हम इसकी बात को ओवर राइड करके ऊपर निकल रहे हैं, समझ गए ना। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ अपने। सिंपल वर्ड्स आज के ज़्यादा जो टेढ़े नहीं है। अब ये परवर्स वर्ड है ना, इसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने में। जिसने तो WWE देखी है वो बूगी मैन उसको याद होगा, मैंने बूगी मैन की फ़ोटो यहाँ रख दी है। परवर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़, ये देखो ये देख रहे हो ना आप, ये फ़ोटो आदमी, हो सकता है ये आदमी बहुत नेक भी हो, पर देखने में कैसा लग रहा है आपको, एबनॉर्मल लग रहा है ना, नहीं लग रहा, या आपको देखने में ख़राब आदमी भी लग सकता है ना, शैतान भी लग सकता है। परवर्स हर वो चीज़ है जो या तो बहुत ख़राब है या बहुत एबनॉर्मल है, समझ गए ना। या तो बहुत ख़राब है या बहुत ही एबनॉर्मल है, आपको देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगे, एकदम सन की वाली चीज़ लगे ना, उसको कहते हैं परवर्स। समथिंग डेविएटिंग फ्रॉम मोरालिटी और राइचियसनेस। कोई ऐसी चीज़ जो डेविएट कर रही हो, अलग जा रही हो नैतिकता से, मोरालिटी से या सही बने से। राइचियसनेस क्या होती है, सही या गलत की जो आपकी जो अंदर की बात होती है ना, उसको कहते हैं राइचियसनेस। तो आपके सही गलत के अंदाजे से कोई चीज़ अलग जाए ना, उसको कहते हैं परवर्स। जैसे ये आदमी है, आपके सही गलत का जो आपका जो अंदाज़ा है ना जेंटलमैन का, उससे बिल्कुल अलग जा रहा है आदमी, चाहे ये बहुत ख़राब ना हो पर देखने में लग रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल नेचर का या ख़राब नेचर का आदमी, समझ गए। परवर्स बहुत अच्छा वर्ड है, इसको मैं यूज़ करूँगा ना तब आपको समझ में आएगा। इसके सिनोनिम है निफेरियस, हीनियस और इग्रीजियस। तीनों का मतलब क्या है, बहुत ही ख़राब चीज़। तो एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है इसके, इन तीनों का मतलब क्या है, बहुत ख़राब चीज़। परवर्स का मतलब क्या है, शायद वो ख़राब ना हो पर एबनॉर्मल ज़रूर है वो, है ना। अब इसको यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। शी फाइंड्स अ परवर्स प्लेजर इन अपसेटिंग हर पेरेंट्स। उसको एक अजीब सा मज़ा आता है, बहुत ही ख़राब सा मज़ा आता है अपने पेरेंट्स को अपसेट करने में, समझ गए ना। उसको पेरेंट्स को अपसेट करके, चिंता में ला करके मज़ा आता है। अब वो प्लेजर कैसा होगा, या तो वो बहुत ख़राब होगा या बहुत अजीब सा होगा, समझ गए। बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का प्लेजर वो लेती है, या वो बहुत ख़राब प्लेजर है उसका जो कि अपसेट करता है उसके पेरेंट्स को। अब देखो दूसरा, आई फाइंड अ परवर्स सेटिस्फैक्शन इन द लिसनिंग टू द ट्रैफिक नॉइस। मुझे एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलता है, अजीब सी संतुष्टि मिलती है ट्रैफिक के नॉइस को सुन करके। अब देखो ये सेटिस्फेक्शन कैसा है, या तो बहुत ख़राब है या बहुत जो है अजीब सा है। तो जनरली आप परवर्स को ऐसे यूज़ करते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो बिल्कुल मिस्टीरिकल हो आपके लिए, आपको अजीब सी लगे या बहुत ख़राब लगे। आप जैसे सेटिस्फेक्शन है, किसी को ट्रैफिक की आवाज़ सुन के सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो बड़ा अजीब सा सेटिस्फेक्शन है वो, समझ गए। परवर्ड से ही वर्ड बना है परवर्ड। परवर्ड का मतलब होता है हिंदी में ठरकी। ठरकी की और सिनोनिम भी हैं बड़े अच्छे अच्छे, लिबर्टिन, प्रोमिस्कस एंड ल्यूट।
पूछे गए हैं कई बार, इसलिए मैंने लिख दिए हैं। ठरकी के सारे सिनोनिम होते हैं। परवर्ट कौन होता है? परवर्ट से बनने वाला आदमी परवर्ट होता है। अब परवर्ट खराब आदमी नहीं है, कोई ठरकी आदमी खराब नहीं है, पर हो सकता है वो एबनॉर्मल नेचर का है ना, और हो सकता है खराब भी हो, इसीलिए इस वर्ड को हम परवर्ट को इस तरह से यूज़ करते हैं। बड़े आगे, मेरे ख्याल से बोगीमैन से ज़्यादातर लोगों को याद रहेगा ये परवर्ट नाम का वर्ड। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पेरिनियल, ये वर्ड बड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मुझे लेना ही था। पेरिनियल जो है ना, इसके पीछे रूट लगी हुई है इनियल। ऐसा ही एक रूट वर्ड दूसरा है एनुअल। एनुअल का मतलब होता है साल, इनियल का मतलब होता है साल। अब ये दोनों रूट्स है ना, एक ऐसी लैंग्वेज से आते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स के अंदर, पर मतलब वैसे दोनों का ये ही होता है। डिफरेंस क्या है? अगर मैं एनुअल के आगे बाय लगा दूं और इनियल के आगे बाय लगा दूं, इन दोनों में फ़र्क ये होगा, बाय एनुअल वो चीज़ है जो साल में 2 बार होती है, और बाय इनियल वो चीज़ है जो 2 साल में 1 बार होती है। समझ गए? बाय इनियल मतलब 2 साल में 1 बार, बाय एनुअल मतलब साल में 2 बार। तो दोनों का फ़र्क, ऐसा फ़र्क है दोनों के अंदर, साल दोनों का मतलब है, पर डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। ट्राई एनुअल ट्राई इनियल में क्या फ़र्क होगा? ये साल में 3 बार होगा, वो 3 साल में 1 बार होगा, है ना। क्वाड्रा एनुअल और क्वाड्री इनियल में क्या फ़र्क होगा? ये 4 साल में 4 बार होगा, वो 4 साल में 1 बार होगा। समझ गए? अब ये इनियल रूट आप मेरे साथ समझ गए हो ना, तो इसी के आगे मैंने PER पर लगाया, ठीक है ना। अब देखो ट्राइनियल बनता है, वैसे पेरिनियल बनता है। ट्राइनियल मतलब 3 साल में 1 बार। पेरिनियल वो चीज़ है जो चीज़ बहुत सालों तक रहती है, या यूँ बोलूँ बहुत सालों में 1 बार होती है। आप दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ जो बहुत सालों तक रहती है या बहुत ही सालों में 1 बार होती है। अब सर बहुत कितने, डिक्शनरीज उठाओगे तो बॉटनी की लैंग्वेज में पेरिनियल का मतलब होता है 3 या 3 से ज़्यादा साल। तो अगर आप बॉटनी की बात नहीं कर रहे हो ना, तो पेरिनियल का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ जो बड़े लंबे समय तक चले या कई लंबे समय में बार बार हो। समझ गए ना? पेरिनियल चीज़, ऐसे आप इसको याद रखें। पेरिनियल से वर्ड बनता है, मतलब इनियल से मिलेनियल। ये वो लोग हैं जो 90 से किड्स हैं, सन 1990 से सन 2000 के बीच के पैदा हुए हैं ना। मिलेनियल किड्स हैं, ये 1 मिलेनियम में 1 बार होते हैं, जो कि 1 मिलेनियम मतलब एक जो मिलेनियम क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, 1000 सालों का जो पीरियड होता है ना, एक सदी से दूसरी सदी के अंदर जाते हुए देखते हैं वक्त को, तो मिलेनियल किड्स हैं। समझ गए? सिनोनिम हो गए क्रॉनिक, लंबे समय से चलने वाली चीज़, इटर्नल, हमेशा से चली आने वाली चीज़, रेकरेंट, बार बार होने वाली चीज़, परसिस्टेंट, लगातार बनी रहने वाली चीज़। समझ गए इनियल रूट से? चलो अब देखो अयोध्या वर्डिट है ना, ये एक इनियल इश्यू ऑफ कंट्रोवर्सी है, पेरिनियल इश्यू ऑफ कंट्रोवर्सी है, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाला था, ये बहुत लंबे समय तक चला भी है, इसलिए बोलूँगा इसको पेरिनियल। यूज़ करके देखते हैं। आई वंडर एट हर पेरिनियल यूथफुलनेस, मुझे बड़ी वंडर है, मुझे बड़ा आश्चर्य है उसकी उस जवानी पे, यूथफुलनेस पे जो पेरिनियल है, मतलब लंबे समय तक यूथफुलनेस है उसके अंदर, और मैं बड़ा हैरान हूँ, वंडर करता हूँ। समझ गए ना? पेरिनियल मतलब बहुत लंबे वक्त तक। पॉवर्टी हैज़ बीन द पेरिनियल प्रॉब्लम ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़ लाइक इंडिया। कह रहा पॉवर्टी जो है, गरीबी है, वो एक पेरिनियल प्रॉब्लम रही है, बहुत लंबे समय तक बनी रहने वाली प्रॉब्लम रही है ऐसी साउथ एशियन कंट्रीज़ की, जैसे कि इंडिया। समझ गए? पेरिनियल मतलब लंबे समय तक बनी रहने वाली कोई चीज़। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर वर्ड है अपना एम्बुलेट। एम्बुलेट का मतलब होता है किसी की बराबरी करने की कोशिश करना, और कैसे? उसको बिल्कुल कॉपी करके। अब जैसे ये चैनल है अपना, इस चैनल पे मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, इसी तरीके से कोई और चैनल आपको दिखे, वो भी मेरी तरह सब्जेक्ट वर्ब मार्क कर रहा हो, वो भी मेरी तरह से आपको कोई और कॉन्सेप्ट बता रहा हो, वो भी कॉपी कर रहा हो इस अंदाज को, हालांकि गलत बात नहीं है, वो अपनी मेहनत है उसकी, तो वो इंसान जो है ना, वो जो चैनल है, वो अपने चैनल से एमुलेट कर रहा है। मैं आपको एक सिर्फ है ना बता रहा हूँ, होड़ करने को कहते हैं एमुलेट करना। जैसे आदमी कर रहा है ना, इसको कहते हैं एमुलेट करना। होड़ कर रहे हो, किसी कॉपी कर रहे हो, किसी के आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो उसके तरीक़ों से, तो आप क्या कर रहे हो? एमुलेट कर रहे हो, उस आदमी को मिरर कर रहे हो। एमुलेट से ही बनता है एमुलेशन और एमुलेटर, 2 वर्ड्स जो कि नाउन्स हैं। एमुलेशन का मतलब है कंपटीशन, एमुलेटर जो है आदमी कॉम्पीट करे, जो कि आपसे प्रतियोगिता करे, एमुलेटर। चलो अब इसके सिनोनिम बता देता हूँ। कम्पीट करना, मिरर करना, इमिटेट करना, तीनों का मतलब एक ही है, किसी से कंपटीशन करना। इमिटेट का मतलब होता है किसी की नकल करना। एक इसकी इडियम भी है, इससे बिल्कुल मिलती जुलती, ऑन द हील्स ऑफ, बिल्कुल पीछे पीछे, किसी के पीछे पीछे होते हो ना, ऑन द हील्स ऑफ होते हो आप, तो आप उसको एमुलेट कर रहे होते हो, उसको आप बराबरी करने की कोशिश कर रहे होते हो। आई थिंक सब चीज़ें कनेक्ट हो गई होंगी आपके दिमाग में। अब मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। यू मस्ट वर्क हार्ड टू एमुलेट योर ब्रदर सक्सेस। तुम्हें बहुत ही हार्ड वर्क करना चाहिए एमुलेट करने के लिए अपने भाई की सक्सेस को। तो जैसी सक्सेस उसने पाई है, अगर तुम्हें पानी है, यू मस्ट वर्क हार्ड। द न्यू सॉफ्टवेयर कंपनीज आर ट्राइंग टू एमुलेट द मार्केट लीडर्स लाइक द इन्फोसिस एंड द TCS। नई सॉफ्टवेयर कंपनियां कोशिश कर रही हैं एमुलेट करने की, कॉपी करने की, होड़ में आगे निकलने की,
मार्केट के लीडर्स को, जैसे इन्फोसिस और टीसीएस है। एमुलेट से अगर आप थोड़े से भी टेक्नोलॉजी को समझते हो तो एमुलेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, ब्लू स्टैक्स और भी बहुत सारे हैं। ये वही काम करते हैं जो एमुलेट करने का होता है, किसी की कॉपी करते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स एंड्रॉयड को आपके पीसी में चला देते हैं। तो एंड्रॉयड की कॉपी कर रहे हैं ना, एंड्रॉयड को एमुलेट कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम होता है एम्यूलेटर। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। स्वीपिंग एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जनरलाइज्ड, ऐसी चीज़ जो गधे घोड़े में भेद ना करे या बिना डिस्टिंक्शन का हो, किसी चीज़ के अंदर कोई भी डिफरेंस ना रखे। हिंदी बोलते हैं इसको आड़ू, है ना। स्वीपिंग वो आदमी है जो आड़ू की तरह काम करता है। अगर आप थोड़ी सी हिंदी समझते हो तो आप समझ जाओगे इसको। जो गधे और घोड़े का भेद नहीं करेगा, हर आदमी से एक तरीके से बात कर लेगा, हर आदमी को एक तरह का जवाब दे देगा। वो स्वीपिंग आंसर देता है वो आदमी, क्योंकि उसको किसी चीज़ में डिस्टिंक्शन करना नहीं आता। ये वर्ब कहाँ से बनी है? ये स्वीपर से बनी है। ये स्वीपिंग का जो काम होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, जब आप झाड़ू फेर देते हो ना किसी काम पे, तो वो यही काम होता है स्वीपिंग करने का। मतलब आपने किसी चीज़ में भेद नहीं किया, कोई काम की थी या काम की नहीं थी, आपने तो सब चीज़ों को झाड़ू में अपने साथ ले लिया। इसको कहते हैं स्वीपिंग करना। अब स्वीपिंग से ये 5 तरह के फ्रेज बनते हैं जिनको आप जनरली इनकाउंटर करोगे। पांचों का मतलब मैं इसी से कनेक्ट करके आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। स्वीपिंग स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो गधे घोड़े का भेद ना करे। एक जनरल ऐसी स्टेटमेंट दे दो, आप बोल दो यार ये तो ऐसा है ना, या ये वाला मुद्दा तो बड़ा ख़राब है, हमारी सरकार तो बड़ी करप्ट है। आपने कुछ और बात नहीं की है ना, क्यों करप्ट है, कहाँ से करप्ट है, कौन से स्टेट की ज़्यादा करप्ट है, कौन से स्टेट की कम करप्ट है, बस सीधा सीधा बोल दिया इंडिया इज ए करप्ट कंट्री, है ना। स्वीपिंग स्टेटमेंट है, जनरलाइज स्टेटमेंट है, ज़्यादा ऐसा कुछ मतलब नहीं है, गधे और घोड़े का भेद नहीं करती है। वो स्वीपिंग रिमार्क्स है, स्टेटमेंट और रिमार्क्स एक ही बात है। अब देखो स्वीपिंग चेंजेस, इस पर एक सेंटेंस मैंने बनाया है, पीपल अक्रॉस द स्टेट्स वोटेड इन फेवर ऑफ स्पीकिंग रिफॉर्म्स। ये स्वीपिंग चेंजेस, पूरे स्टेट्स के अंदर सभी के सभी राज्यों में लोगों ने वोट किया स्वीपिंग रिफॉर्म्स के लिए। उनको कैसे रिफॉर्म्स चाहिए थे? हमें तो पूरी तरह से रिफॉर्म ला करके दो, हमें तो हर गवर्नमेंट ऑफिस का रिफॉर्म चाहिए, हमें तो गवर्नमेंट की हर पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी को बचाओ किसी को रखो, नहीं, हमें तो पूरी तरह से बदलाव और रिफॉर्म सुधार चाहिए। अब देखो वैसे ही स्वीपिंग चेंजेस बनता है, कैसे बनेगा? गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू ब्रिंग स्वीपिंग चेंजेस इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। सरकार कंसीडर कर रही है, सोच विचार रही है लाने का ऐसे चेंजेस को जो पूरी तरह चेंज कर देंगे, है ना, पूरी तरह बदलाव ले आएंगे एजुकेशन पॉलिसी में इंडिया की। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज एजुकेशन ऐसा नहीं, सब तरह के एजुकेशन में बदलाव लेकर के आने की कोशिश कर रही है। अ स्वीपिंग बैन ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ द ऑनियन हैज़ हेल्प लोअर द इन्फ्लेशन। एक टोटल बैन जो है ना, स्वीपिंग बैन जो है, जनरलाइज सा बैन है एक्सपोर्ट पे प्याजों के, उसने इन्फ्लेशन को नीचे लाने में हेल्प की है। स्वीपिंग बैन का मतलब क्या है? नहीं देंगे किसी भी कंट्री को, चाहे दोस्त है चाहे दुश्मन है, बैन है तो बैन है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। लास्ट वर्ड आज का 10वां वर्ड है कंटेम्प्ट। बहुत अच्छा वर्ड है, लास्ट में एक बोनस टिप भी है इसके। कंटेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार। कंटेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ एक नाउन है, किसी के लिए आप तिरस्कार भरी भावना रखते हो ना, उस भावना सेंटिमेंट को कहते हैं कंटेम्प्ट। समझ गए? कंटेम्प्ट फॉर समबडी मतलब डिसरिस्पेक्ट फॉर समबडी। कंटेम्प्ट की कोई वर्ब फॉर्म नहीं है, तो ऐसा मत लिख देना ही कंटेम्प्टेड मी, ही डिसरिस्पेक्टेड मी हो सकता है, पर ही कंटेम्प्टेड मी नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब की तरह जो वर्ड है ना यूज़ नहीं होता। सारे इसके सिनोनिम है, डिसरिगार्ड निगलेक्ट, रिडिक्यूल मॉकरी, इंडिफरेंस नॉनशैलेंस। डिसरिगार्ड तिरस्कार, निगलेक्ट नज़रअंदाजी, रिडिक्यूल मजाक बनाना, मॉकरी मजाक बनाना, इनडिफरेंस बिल्कुल भी केयर ना करना, नॉन चैलेंज जिए मरे ऐसा वाला जो है बर्ताव करना किसी के साथ, नॉन चैलेंज दिखाना। ये आदमी आप देख रहे हो ना, एक कंटेम्प्ट दिखा रहा है किसी को, ये जो आप अपने जो जीभ निकाल के किसी को दिखाते हो ना, चिढ़ाते हो, ये कंटेंट ही होता है। तो अब मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। लास्ट में बोनस टिप देखेंगे। शी लुक्ड एट हिम विद कंटेम्प्ट। उसने उस पर तिरस्कार भरी निगाहों से देखा, उस पर बिल्कुल अपमानजनक जो है ना, ऐसी निगाहों से उसको देखा। लुक्ड एट हिम विद कंटेम्प्ट। ही फेस इम्प्रिजनमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। उसको इम्प्रिजनमेंट हो गई, जेल हो गई कोर्ट के तिरस्कार के लिए। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट आप बहुत जगह देखने को मिलेगा आपको। इसका मतलब ये होता है कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानना। जज ने बोला बैठ जाओ तो आप बैठ नहीं रहे हो, तो जज क्या बोलेगा? कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लगा रहा हूँ तेरे पे, चल अंदर। तो ही फेस्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। अब देखो कंटेम्प्ट से एक दूसरा मिलता जुलता वर्ड है कंटेंट। ये भी एक इमोशन होता है। वैसे तो कंटेंट एक नाउन भी है ना, आपने अपनी बुक में कितना कंटेंट है, आपकी वीडियो में क्या कंटेंट है, वो तो एक नाउन है। वैसे कंटेंट एक भाव भी होता है, एक इमोशन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। उसका मतलब इससे बहुत बार कंफ्यूज कर देते हो आप, क्योंकि ये कंटेम्प्ट है, वो कंटेंट है, दोनों में फ़र्क क्या है? कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। ही वॉज कॉन्टेंट विद हिज सक्सेस। वो सेटिस्फाइड था अपनी सक्सेस के साथ। नो मैन इज़ कंटेंट।
कोई भी दुनिया में इंसान कंटेंट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये कंटेंट का मतलब है सेटिस्फाइड, कंटेम्प्ट का मतलब है किसी के लिए तिरस्कार या किसी के लिए बेइज्जती। आई थिंक 10 वर्ड्स आप पे क्लियर हो गए होंगे। ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं कितने वर्ड्स आपको ऑलरेडी मेरे साथ में समझ में आ गए थे, और जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आए ना, ये क्लास उसी लिए है, थोड़ा सा डिटेल में अच्छे वाले वर्ड्स को हम उठा करके देखें। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है कंटेंट की। फिर मुलाकात लूँगा कल सुबह के एडिटोरियल के साथ। उससे पहले शायद रात में एक वीडियो अपलोड करूँगा मैं, नीड और डेयर वर्ब को कैसे यूज़ किया जाता है, उसके क्विज़ के आंसर्स के साथ अपडेट करूँगा आज रात में। ज़रूर से चेकआउट करें। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, योर इंग्लिश ट्यूटर साइनिंग।